प्रयोगवाद देख रहे थे। प्रयोगवाद में मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा आप कवियों को नहीं देखेंगे। हमने अज्ञेय जी को देख लिया है, गजानन माधव मुक्तिबोध को देखते हैं और इसके बाद सीधे हम लोग प्रयोगवाद की प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, कवि प्रयोगवाद में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण कवि इसमें से आते हैं। तार सप्तक की बात करेंगे, नरेश मेहता हो, शमशेर बहादुर सिंह हो, इनको पढ़ना आपके लिए जरूरी बन पड़ता है, क्योंकि एक तरह से तो एक साहित्य की दृष्टि से भी इनको पढ़ना चाहिए। रचना इनकी बहुत उच्च कोटि की है और दूसरा तार सप्तक में ये महत्वपूर्ण बन पड़ते हैं, तो इनसे प्रश्न आने की संभावना भी है। ठीक है, गुड इवनिंग समर, हर्ष, शबा, रश्मि, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रयोगवाद में। आज हम अपने दूसरे कवि को देखेंगे, दूसरे साहित्यकार को देखेंगे, जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आप सभी जुड़ गए हैं। हम लोग प्रयोगवाद देख रहे थे, ये सभी को पता होगा, हम लोग प्रयोगवाद देख रहे थे। प्रयोगवाद में हमने अज्ञेय जी को देख लिया है, उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख काव्य संकलन, प्रमुख पंक्तियां, हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। आज हम लोग देखेंगे अगले एक साहित्यकार, प्रयोगवादी साहित्यकार, जिनका क्या नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी की रचनाएं ऐसे भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, बहुत सारी रचनाओं के आपने नाम भी सुनी होंगी। और अगर प्रयोगवाद के अंतर्गत इनकी बात करेंगे तो इनको फैंटेसी का कवि कहा गया था। फैंटेसी, प्रयोगवाद को मैंने शुरुआत में ही बताया था, प्रयोगवाद है क्या। वास्तविक रूप से प्रयोगवाद क्या है, जिसमें नई शैली हो, नई भाव हो, नए भावबोध हो, विचार हो, विचारों की भी क्रांति थी, भाव की भी क्रांति थी, नए बिंबों का प्रयोग किया गया था, नई शैली का प्रयोग किया गया था। उसी में ये जो मुक्तिबोध जी आते हैं, इन्होंने जितनी भी कविताओं का सृजन किया, कविताओं फैंटेसी की दृष्टि से, मतलब वो कविताएं ऐसी थी कि पढ़ के आपको अनुभव होगा कितना ज्यादा इसमें फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब एक सचित यथार्थ कविता से हटकर फैंटेसी वाली कविताएं होती थी। और एक चीज है, इनकी कविताओं को आप मैंने कहा कि प्रयोगवाद कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणवाद से जुड़ा हुआ था, कविताएं मनोविश्लेषणवादी भी हो रही थी। तो मुक्तिबोध जी की जितनी भी कविताएं थी वो इतना ज्यादा लोग उससे जुड़ पाते थे कि इनको इंद्रिय बोध का कवि भी कह दिया गया। इनको कहा गया कि मनुष्य की इंद्रियां किन चीजों को किस तरह से लेती हैं, ये शायद मुक्तिबोध बहुत अच्छे से समझते हैं। और अपनी कविताओं में इन्होंने ऐसे बिंबों का प्रयोग किया, ऐसी घटनाओं का वर्णन किया कि वो जो पाठक वर्ग है वो खुद से, पाठक वर्ग उससे खुद को जोड़ दे रहा था, है ना। इसलिए इनको इंद्रिय बोध का भी कवि कहा गया। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, आप सभी ने अंधेरे में कविता की नाम सुनी होगी, कविता का नाम सुना होगा। और अंधेरे में जो कविता है वो एक ऐसी उम्दा कोटि की कविता है, बहुत लंबी कविता है। और कविता की जो मुख्य बात ये है कि उसमें मनुष्य के मन के अंदर की चीजों को बताया गया है, कविता में प्रतीक के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, इनके बारे में लिखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ये जो हमारे साहित्यकार हैं, इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में श्योरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ था? 1917 ईस्वी में श्योरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक है, लिख लीजिए, हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1917 में श्योरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक है, सभी जुड़ जाइए, बाकी कहाँ हैं? सारे तो अभी तक जुड़े नहीं हैं। आप लोग, क्लास हो रही है, सभी को बताइए, जो जो नहीं जुड़े उनको बताइए और क्लास में जुड़िए। आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ सन 1964 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? निधन हुआ इनका सन 1964 ईस्वी में। ठीक है, अब लिखते हैं इनके प्रमुख उपनाम। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? मैंने अभी कहा कि इन्हें क्या कहा जा रहा है? फैंटेसी का कवि कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये तो इनका उपनाम था ही, किसका कवि कहा गया? इन्हें फैंटेसी का कवि कहा गया। इसके बाद
इनको इंद्रिय बोध का कवि भी कहा गया, कि भाई मनुष्य की इंद्रियों को जो समझ रहे हैं, इंद्रिय बोध का क्या कहा गया, इन्हें इंद्रिय बोध का कवि कहा गया। आप में से जिसने जिसने भी नवोदय एग्जाम परीक्षा समिति के फॉर्म भरे थे, बहुत सारे ने भरा होगा, किसने किसने भरा है नवोदय का परीक्षा किसने किसने भरा था फॉर्म का? डेट आ गया है, एग्जाम डेट आ गया है, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए जिसने भी भरा है। और बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे हिंदी की बात करेंगे तो व्याकरण तो अलग से है ही, लेकिन हमारे सिलेबस में से भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसके लिए भी मिलेंगी। नवोदय विद्यालय समिति में जो हिंदी से संबंधित आपका प्रश्न पत्र होगा, उसमें हम जो अपने सिलेबस में हमारी जितनी भी चीजें लगी होंगी उसमें से बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी, आपको उसमें के उसके लिए भी ये लाभकारी रहेंगी। तो जाकर आप लोग गूगल पे डेट जो निकला है एग्जाम का वो चेक कर लीजिएगा, है ना। बहुत दिन से लोग वेट कर रहे थे कि नवोदय का एग्जाम कब होने वाला है, फॉर्म भरा हुआ हो गया ना काफी दिन। चलिए, इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भयानक खबरों का कवि, क्योंकि यथार्थवादी थे, बहुत ज्यादा शब्दों का चयन ऐसा नहीं करते थे कि बहुत लुका छुपा के चीजें बोल रहे हैं, बस बोल देते थे, ठीक है। भयानक खबरों का कवि और आत्म संवेदना का कवि। देखिए, भयानक खबरों का कवि, भयानक खबरों का कवि, और यहाँ पर लिखते हैं आत्म संवेदना का कवि, ठीक है। भयानक खबरों का कवि और आत्म संवेदना का कवि, ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं, इनकी कविताओं को कहा गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दहकता इस्पाती दस्तावेज। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसीलिए नोट का साइन दीजिए और लिखिए, इनकी कविताओं को कहा गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वाधीन भारत का दहकता स्थापी। ये हो गया, मैं इसके आगे लिख रही हूं, ठीक है। इनकी कविताओं को, इनकी जो कविताएं थी, इनकी कविताओं को किसने कहा? कहा शमशेर सिंह ने, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने स्वाधीन भारत का, भारत आजाद हो चुका था तब की बात कर रहे हैं, स्वाधीन भारत का दहकता पाती दस्तावेज कहा, ठीक है। नोट करिए, इनकी कविताओं को शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा? इस्पाती दस्तावेज कहा। ये समिष्ट चेतना के कवि भी कहे जाते हैं। क्या कहा गया इन्हें? समिष्ट। समिष्ट मतलब सभी लोगों को लेकर चलने वाला, और आगे एक उपनाम में लिख लीजिए, समिष्ट चेतना का कवि, समिष्ट चेतना का कवि। इनको अज्ञेय का पूरक भी कहा गया, कि अज्ञेय जैसे हैं उन्हीं की तरह लगता है कि ये ही उनकी ही परछाई हैं, या उनकी ही चीजों को या उनकी ही बातों को बहुत अच्छे से ये भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया? इनको अज्ञेय का पूरक भी कहा गया, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? हम लोग किनको कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1964 ईस्वी में। इनको उपनाम क्या क्या दिया गया है? फैंटेसी का कवि, इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, आत्म संवेदना का कवि, केमिस्ट्री का कवि, और इसके बाद अज्ञेय का पूरक। में एक बात देखिए, अगर कभी कभी मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है, पूरक नाम दिया हुआ है और पूछा गया कि किस कवि को ये कहा गया है, तो अगर आप उस कवि का काल जानते हैं, आप उस कवि किस धारा से वो कवि आ रहे हैं, तो आप उस अंदाजे से भी उनका जो उपनाम है उसका अंदाजा लगा सकते। हमने पढ़ा प्रयोगवाद क्या है, ज्वलंत मुद्दा था, नई चीजें निकल कर आ रही थी, तो देखिए इनको नाम भी उसी तरह के दिए गए। फैंटेसी का कवि, इंद्रिय बोध का हमने ये भी पढ़ा
इसमें ईश्वरीय सत्ता पर बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। ये लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा स्वार्थपरक थे, अपनी चीजों के बारे में, अपने इंद्रिय बोध के बारे में, अपनी संवेदना के बारे में ज्यादा सोचे थे, है ना। गुड इवनिंग बबीता। डेट मैंने कहा गूगल देखो, मैंने चेक नहीं किया अभी खुद ही, मेरे पर नोटिफिकेशन आया था और मुझे क्लास लेना था तो फिर मैं देख नहीं पाई क्योंकि सुबह से कंटिन्यू मेरा क्लास चल रहा था, अभी आधे घंटे की फुर्सत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फैंटेसी का कवि, हाँ मैं क्या बता रही थी कि क्यों कहा जा रहा है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि ये किस धारा की बात कर रहे हैं, प्रयोगवाद की बात कर रहे हैं। तब आप, अगर आपको पूरा रटा रटाया भी नहीं है तो भी आप जो उत्तर लगाइएगा वो सही लगेगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस धारा में है। ये प्रयोगवाद में आ रहे हैं तो इनको क्या क्या नाम दिया गया था। ठीक है, अब इनकी प्रथम कविता की बात करेंगे। मुक्तिबोध की प्रथम कविता थी अहम और आत्मा। कब लिखी गई थी? 1944 में इन्होंने लिखी थी और प्रकाशन इसका हुआ था 1947 ईस्वी में। किसमें? प्रतीक पत्रिका में। 1917 जन्म है, लेकिन मुक्तिबोध की प्रथम कविता कब लिखी गई? 1944, बहुत वर्षों के बाद लिखी गई। ये बाकी साहित्यकारों की तरह बिल्कुल बाल्यावस्था में साहित्य के जगत में नहीं आए, है ना। कब लिखी गई? लिखिए, प्रथम कविता लिखिए इनकी। प्रथम कविता का नाम है अहम और आत्मा। अहम और आत्मा लिखी गई 1944 में लिखी गई और प्रकाशित की गई 1947 में। क्या की गई? इसका प्रकाशन कराया गया। 44 तक उन्होंने इसको लिखा और 1947 में प्रकाशन कराया। कहाँ कराया? प्रतीक पत्रिका में। प्रतीक पत्रिका का संपादन कौन कर रहे थे? अजय जी कर रहे थे ना। ठीक है, यहाँ तक क्या लिखा इन्होंने? अहम और आत्मा 1944 की रचना है, लिखी गई है 1944 में और इसका प्रकाशन कराया गया है 1947 में। किसने करवाया? प्रतीक में। प्रतीक के संपादक कौन है? अजय जी हैं, तो उसमें आया था। ठीक है, अब बात करेंगे इनके प्रमुख काव्य संकलनों की। काव्य संकलन हम लोग देखने वाले हैं, इनके प्रमुख काव्य संकलन। सभी ने नाम सुना होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। सुना है? चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, बहुत चर्चित है इनका काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है। ये 1964 की रचना है और ये उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई। ठीक है, इसको नोट करके लिखिए, 1964 की रचना है, निधन के बाद प्रकाशित। निधन के बाद प्रकाशित हुई थी और इसमें कुल 28 कविताएं हैं। इसमें कुल कितनी कविताएं हैं? इसमें कुल 28 कविताएं हैं। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 की बात करेंगे, निधन के बाद प्रकाशित हुई थी और कुल कितनी कविताएं थी? कुल इसमें 28 कविताओं का संकलन किया गया था। क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद हुआ तो प्रश्न उठता है कि ये जो 28 कविताएं हैं ये किसने चुना? वो तो चुन के गए नहीं थे कि भाई मेरी इन्हीं 28 कविताओं को डालो। तो इसका संकलन किया श्रीकांत वर्मा ने किया। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस काव्य संकलन को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इसको एक बड़े कलाकार का स्केच बुक किसने कहा है, या किस रचना को कलाकार का स्केच बुक कहा गया है? तो कहा गया है चांद का मुंह टेढ़ा है। कहने वाले कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। इसका प्रकाशन हुआ है 1964 में, उनके मरने के बाद। इसके संकलनकर्ता यहाँ पे लिखिए, संकलनकर्ता कौन है? श्रीकांत वर्मा, जिन्होंने चुना कि कौन सी 28 कविताएं इसमें रहेंगी। ठीक है, श्रीकांत वर्मा, ये अलग से इसको नोट करके लिख लीजिए। और मैंने अभी एक बात कही कि क्या कहा गया? इसको राम स्वरूप चतुर्वेदी ने एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। इसको, इस रचना को राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, लिखिए, इस रचना को राम स्वरूप
चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जी ने एक बड़े कलाकार का स्केच बुक कहा है, स्केच बुक कहा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी को चीजें समझ में आई हैं। अब आते हैं कि ये चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत चर्चित है। इसमें जो प्रमुख कविताएं हैं, जैसे मैंने अंधेरे में का नाम लिया, अंधेरे में का इनका फैंटेसी की कविता है। उसमें आप ऐसे चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो मामूली नहीं है, जो यथार्थ में हम वैसी चीजों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फैंटेसी की दुनिया में ये हम ऐसी चीजें सोच सकते हैं ना। तो अंधेरे में है उसमें की कविता, डूबता चांद कब डूबेगा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस चर्चित कविता है, ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहा अंधकार, ओ काव्यात्म फनीधर, लकड़ी का रावण, चकमक की चिंगारियां, एक आत्म व्यक्तम। ये लिख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं जो प्रमुख रूप से संकलित है। टोटल हमने कुल कितनी कविताओं की बात की? हमने इसमें बात की कुल 28 कविताएं। कितनी? कुल 28 कविताएं हैं। कैसी कविताएं हैं? फैंटेसी, ज्यादातर फैंटेसी वाली कविताएं हैं। संकलन करता कौन है? संकलन करता है श्रीकांत वर्मा। उनके मृत्यु के पश्चात, बहुत बार आप में से फिर प्रश्न करते हैं कि मैम वो तो मर गए थे, संपादन कैसे हुआ? इसके पहले भी जयशंकर प्रसाद के समय भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, निराला के समय भी ये प्रश्न आया था कि वो तो इस समय मर गए थे, उसके बाद इन चीजों का संपादन कैसे हुआ? तो संपादन हुआ चांद का मुंह टेढ़ा का 1964 में। उनकी मृत्यु के उपरांत संकलन किसने किया? श्रीकांत वर्मा ने किया। कुल 28 कविताओं को चुना और इन 28 कविताओं में से कौन कौन सी कविताएं बिल्कुल चर्चित हैं, हम लोग उन चर्चित कविताओं की बात करेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि संकलित कविताएं लिखिए। कहां पर संकलित कविताएं? चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित, चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित कविताएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहली कविता क्या नाम है? अंधेरे में। अंधेरे में कविता की बात करेंगे, फैंटेसी की कविता है। प्रश्न पूछा हुआ है कि ये कविता जो है किस बिरादरी, मतलब कौन सी एक तरीके की है, कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी क्या बोलूं उसको हिंदी में, किस श्रेणी की कविता है, किस कोटि की कविता है? तो ये फैंटेसी में, फैंटेसी वाली श्रेणी में इसको रखा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कविता है। ठीक है, अंधेरे में कविता इसी में है, सबसे महत्वपूर्ण कविता है और इस कविता का कुल 8 खंड है। आप लोगों ने अपने स्नातक या स्नातकोत्तर में अगर अंधेरे में कविता पढ़ी है, जितना भी भाग आपने पढ़ा है वो अंधेरे में कविता का तीसरा भाग है, ब्रह्म राक्षस वाला हिस्सा आपको पढ़ाया गया है कि दावानल है, एक राक्षस है, मैं ऐसा देखता हूँ, मैं वैसा देखता हूँ। ये ब्रह्म राक्षस वाला हिस्सा ही सिर्फ हमें दिया हुआ है। स्नातकोत्तर या स्नातक के समय किसी में अंधेरे में है, पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ना। तो इसके प्रमुख 8 खंड हैं। लिखिए, हम उन 8 खंडों का नाम लिखेंगे क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं। अंधेरे में फैंटेसी की कविता है, इसके कुल 8 खंड हैं। बहुत लंबी कविता है ना। इसके कुल 8 खंड हैं। सबसे पहला, अंधेरे में कविता का सबसे पहला जो खंड है वो है डूबता चांद कब डूबेगा। क्या है? डूबता चांद कब डूबेगा। डूबता चांद कब डूबेगा। दूसरी बात करेंगे भूल गलती और तीसरा है ब्रह्म राक्षस। दूसरा क्या है? भूल गलती और तीसरा है ब्रह्म राक्षस, जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, अंधेरे में कविता हम जब पढ़ते हैं तो ब्रह्म राक्षस वाला हिस्सा ही हम लोगों को पढ़ाया गया है। दिमागी गुहा अंधकार, दिमागी गुहा अंधकार। पांचवा की बात करेंगे,
5वां जो हिस्सा है ओ काव्यात्मन फणिधर, क्या है? ओ काव्यात्मन, काव्य की आत्मा, ओ काव्यात्मन फणिधर। छठा बात करेंगे, छठा जो भाग है वो है लकड़ी का रावण। छठा भाग है लकड़ी का रावण। सातवां भाग है चकमक, चकमक की चिंगारियां। चकमक है कि चमचक है? चकमक, ठीक है। फिर सबसे अंत है एक आत्म व्यक्तम। आठवां है एक आत्म व्यक्तम, अपना आत्म अभिव्यक्ति उन्होंने सबसे अंत में दिया है, वही है एक आत्म व्यक्तम। कुल 8 भाग थे। सबसे पहला भाग है डूबता चांद कब डूबेगा, दूसरा है भूल गलती, तीसरा है ब्रह्म राक्षस, चौथा है दिमागी गुहा अंधकार, पांचवा बात करेंगे ओ काव्यात्म फंड, क्या? ओ काव्यात्मम फणिधर। छठे की बात करेंगे लकड़ी का रावण, सातवें की बात करेंगे चकमक की चिंगारियां, और आठवें की बात करेंगे एक आत्म व्यक्तम। ये है अंधेरे में कविता के 8 भाग। जिन 8 खंडों में ये कविता विभाजित है, ये वो 8 खंड है। अब हम लोग लिखते हैं ये कहाँ पर संकलित थी। ये जो कविता है अंधेरे में, पहली कविता, हमने संकलन की बात कर रहे हैं। किस संकलन की बात कर रहे हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, उस संकलन में पहली कविता कौन सी थी? अंधेरे में, और ये सारा डिटेलिंग इसी कविता का। अब हम आते हैं दूसरी कविता जो चांद का मुंह टेढ़ा में ही संकलित है, ठीक है। उसी में जो कविता संकलित है वो कौन सी है? दूसरा नंबर पे आप लिखिए। दूसरी कविता है पता नहीं, ठीक है, पता नहीं। तीसरी है मुझे पुकारती पुकार, मुझे पुकारती पुकार, मुझे पुकारती हुई पुकार, यहाँ हुई लगा लीजिए।